Hello. Yes, very good afternoon. Am I visible? Am I audible? Please message. Yes, students. Yes, very good afternoon. Good afternoon, Ravina Abdul. आवाज आ रही है? Yes, please message. Okay. In last class we started with the topic ocean currents, जलधाराएं. ठीक है, हमने अभी एक ओशन का देखा है, that is Pacific Ocean, right? Next is Atlantic Ocean. Yes, राम राम रॉबिन. अटलांटिक महासागर. तो अटलांटिक महासागर का मैप अगर हम देखें तो इस तरफ पड़ेगा नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका. पहले हम बना ले इक्वेटर लाइन. इक्वेटर लाइन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है. यस, वेरी गुड आफ्टरनून मोहिनी. ठीक है, इक्वेटर लाइन. सो हम देखें नॉर्थ अमेरिका पूरा और साउथ अमेरिका का कुछ हिस्सा. सो नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के नीचे दिस इज साउथ अमेरिका. ठीक है, यहाँ पर आपको पता कैरिबियन आइलैंड्स हैं. आइलैंड्स है यहाँ पे. कैरिबियन सी हमने डिस्कस किया था. ठीक है ना. बीच में यहाँ पर ग्रीनलैंड आएगा. आइलैंड आता है ग्रीनलैंड. ग्रीनलैंड. इस तरफ हम चले, यहाँ आ जाता है अपने यूरोप. दिस इज अफ्रीका. अफ्रीका. This is Europe. North America. This is South America. So this is the map of the Atlantic Ocean.
ठीक है। सो अगेन हम देख रहे हैं इक्वेटर के नॉर्थ पार्ट में वाटर विल रोटेट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो यहाँ पर भी इक्वेटोरियल करंट होगा क्योंकि ईस्टर्ली विंड्स ब्लो कर रही है। हम देखें यहाँ पर 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, इस एरिया में विंड का डायरेक्शन कैसा है? ईस्ट टू वेस्ट। ईस्टर्ली विंड्स है, ईस्टर्ली विंड्स है तो वो पानी को इस डायरेक्शन में लेके जाएगा, इस डायरेक्शन में। साउथ हेमिस्फीयर में वो पानी को इस डायरेक्शन में लेके जाएगा, ठीक है ना। अटलांटिक ओशन में है, इक्वेटर के नॉर्थ में है, तो हम इसे लिखेंगे नॉर्थ एटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। नॉर्थ एटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, ये क्या है? इक्वेटर के साउथ में है, तो हम इसे लिखेंगे साउथ एटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। ये कैसा करंट है? दिस इज वार्म करंट, ठीक है ना। मैप क्लियर दिख रहा है? मैप क्लियरली विजिबल है ना? दिस इज ग्रीनलैंड बीच में। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ आइलैंड्स है, कैरिबियन सी आइलैंड्स है, तो आइलैंड की वजह से ये पानी दो ब्रांच में बट जाता है, ठीक है। सो एक पानी तो ऐसे बहना शुरू हो जाएगा, नॉर्थ की तरफ जाएगा, क्योंकि 30 डिग्री के आसपास वाटर का लेवल कम होता है, क्योंकि 30 डिग्री पे इवेपोरेशन ज़्यादा है, सैलिनिटी ज़्यादा है, भारी पानी नीचे बैठ जाएगा, इवेपोरेशन भी ज़्यादा है। वाटर लेवल कम होने की वजह से इक्वेटर का पानी 30 डिग्री की तरफ मूव करेगा, ठीक है ना। और क्योंकि यहाँ आइलैंड्स है, ध्यान से देखो, आइलैंड है तो इसकी वजह से एक वाटर का चैनल अंदर एंटर हो जाएगा, ठीक है। एक चैनल अंदर की तरफ एंटर हो जाएगा, ठीक। ये जो बाहर की तरफ से जा रहा है इसका नाम है एंटिलीज करंट। एंटिलीज, सी इज फॉर करंट, मैं पूरा डिटेल में नहीं लिख रही हूं बार बार। एंटिलीज इज फॉर सी। आपको पता है दिस इज गल्फ ऑफ फ्लोरिडा है, हमने डिस्कस किया था, ये वाला हिस्सा कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया इधर वाला, जिसके नाम पे इधर कैलिफोर्निया करंट था, और ये चीज क्या है? फ्लोरिडा है। इसीलिए ये जो गल्फ बन रहा है यहाँ पे, एक पानी जो तीन तरफ जमीन से घिरा है, इसे कहते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी कहते हैं, यहाँ पे मैक्सिको है, और ये जो प्रोजेक्टेड पार्ट है ये फ्लोरिडा है, ठीक है ना। ध्यान से देखो, जैसे ये यहाँ पे ये कैलिफोर्निया है, ये फ्लोरिडा है, तो यहाँ पर पानी घूम करके ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ ये जो नॉर्थ अमेरिका का मैप है, ये एक पेनिनसुला दिख रहा है, छोटा सा पेनिनसुला, तीन तरफ पानी से घिरा हुआ, बहुत छोटा सा है पर है, इसका नाम है युकैटन पेनिनसुला। तो उसी के नाम पे इस चैनल का नाम, इस चैनल का नाम, ये पानी जो यहाँ जा रहा है इसका नाम क्या है? युकैटन चैनल, युकैटन चैनल, युकैटन करंट, ठीक है। और ये जो पानी ऊपर घूम के वापस आके किस में मिल रहा है? एंटिलीज में। आपको याद है मैंने कहा था फैक्टर्स इफेक्टिंग ओशन करंट्स, वो कारक जो कि जल धाराओं को प्रभावित करते हैं, तो उसमें एक कारण ये आ रहा था शेप ऑफ द कोस्ट लाइन।
तो यहाँ पे जो कोस्ट लाइन का शेप है ये पैन ओशन करंट के डायरेक्शन को इफेक्ट कर रहा है। सो ये अंदर ये जो घूमेगा पानी इसे कहते हैं फ्लोरिडा करंट। फ्लोरिडा करंट। तो मैं ये कह सकती हूँ ये जो यहाँ दिख रहा है ना, जो आपका नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट है, इक्वेटोरियल करंट ये दो भाग में बंटता है। दो भाग में बंटता है, एक तो बटा यूकैटन करंट और दूसरा कौन सा, एंटिलीज करंट। ये एंटिलीज करंट बाहर जा रहा है और ये कौन सा है, यूकैटन करंट। यूकैटन करंट को ही आगे कहते हैं फ्लोरिडा करंट। ठीक, फ्लोरिडा करंट। अब आगे जाके ये ध्यान से देखो, ये फ्लोरिडा करंट और एंटिलीज करंट ये दोनों आपस से मिल गए और अब पानी नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। तो ये जो पानी दोनों मिल गए, इन दोनों जब मिल जाते हैं इसी को कहते हैं गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम यानी ये जो मैं इधर लिख रही हूं आप देख लो, फ्लोरिडा करंट और एंटिलीज करंट आगे जाके ये दोनों मिल रहे हैं, इसी को हम गल्फ स्ट्रीम कह रहे हैं। गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि गल्फ से आ रहा है, फ्लोरिडा गल्फ से आ रहा है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यस, इज देयर एनी कंफ्यूजन? इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ लीजिए। क्लियर है? ठीक है, अब ये देखो, ये गल्फ स्ट्रीम यहां पर अब कौन सी आ गई, वेस्टर्ली विंड्स आ गई 30 डिग्री से 60 डिग्री ऊपर, 30 डिग्री से 60 डिग्री नीचे। इस एरिया में अब कौन सी विंड्स है, वेस्टर्ली विंड्स। तो वेस्टर्ली विंड्स इस पानी को आगे ले जाएगी, इस पानी को ये इस तरफ वेस्ट की तरफ ले जा रही है, वेस्ट की तरफ। ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, उत्तर की तरफ। सो अटलांटिक ओशन का नॉर्थ पार्ट है, इसे कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट किस तरह का करंट है, इज इट वार्म करंट की कोल्ड करंट? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट किस तरह का करंट है, वार्म करंट की कोल्ड करंट? It is cold current. Yes. नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट किस तरह का करंट है, वार्म करंट की कोल्ड करंट? ये वार्म करंट है। यस, ये किसी ने आंसर किया कोल्ड करंट। आशीष, कोल्ड करंट कैसे हो जाएगा, ये इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो कैसा करंट होगा ये, वार्म करंट। या देखो, अभी मैं चाहती आपको लिस्ट लिखा देती, लिखो लिस्ट ऑफ वार्म करंट, लिस्ट ऑफ कोल्ड करंट, तो आप 20 नाम भी लिख लेते, लेकिन याद कुछ नहीं रहता। मैप के थ्रू याद करोगे तो जैसे क्वेश्चन आएगा मैप दिमाग में आएगा, आपको याद आ जाएगा, हाँ ये करंट ऊपर जा रहा है यानी वार्म करंट, वो करंट नीचे आ रहा है यानी कोल्ड करंट। ठीक है, और क्योंकि ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, उत्तर की तरफ जा रहा है, ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कैसा है, वार्म करंट। ठीक है, आपको याद है मैंने बताया था यहां पर यूके आता है, यूनाइटेड किंगडम, यूके आ गया। ठीक है ना, और यूके और इधर यहां पर यूके आ रहा, आइलैंड्स आ गए, यूके और फ्रांस। इसकी वजह से ये करंट दो भाग में बट जाएगा। ठीक है ना,
ये करंट एक तो ऊपर की तरफ चला जा रहा है इधर, ये जो देश दिख रहे हैं ना आपको, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, नॉर्वे यही है, ठीक। तो ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है ये करंट, तो ये करंट कैसा होगा, है तो ये ठंडे इलाके में, तो ठंडे इलाके में जा रहा है, ये कैसा होगा, वार्म करंट, और इसे कहेंगे नॉर्वेयन करंट, नॉर्वेयन करंट, ठीक है। नॉर्वेयन करंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट करंट, नॉर्वेयन करंट। इस पर काफी क्वेश्चन भी आते हैं। आपको दिख ये नॉर्वे ओशन करंट्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देखो, जिस जगह नॉर्वे है उसके पैरेलल इधर कनाडा है, ये इलाका पूरा बर्फ से ढका है, यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है, पूरा बर्फ से ढका रहता है, लेकिन नॉर्वे में अच्छी खासी पॉपुलेशन है। और आई थिंक जब हमने रोटेशन रिवोल्यूशन किया था, नॉर्थ मोस्ट कंट्री मैंने बताया था नॉर्वे, है ना, क्योंकि नॉर्वे के पैरेलल आप इधर एशिया में चलोगे, इधर रशिया आ जाएगा, तो ये भी इतना ठंडा इलाका है, पूरा बर्फ से ढका है, यहाँ कोई पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई इसके पैरेलल कनाडा में लाइफ नहीं है, पूरा बर्फ से ढका है, इधर रशिया भी पूरा बर्फ से ढका है, तो नॉर्वे में रहना पॉसिबल कैसे है। इस पर कई बार क्वेश्चन आया, क्योंकि बहुत स्ट्रेंज चीज है कि ये लैटिट्यूड आ गए 60 डिग्री के ऊपर वाले एरियाज पूरे बर्फ से ढके हैं, तो नॉर्वे में रहना पॉसिबल क्यों है, तो उसका आंसर है नॉर्वेयन करंट। ये जो जलधारा जब इस एरिया में पहुंचती है, इस पूरे एरिया के तापमान को बढ़ा देती है, तो बर्फ को पिघला देती है। अब इस वजह से यहाँ पर रहना पॉसिबल है, ठीक है, नॉर्वेयन करंट। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ओशन करंट, कि वो एक एरिया के क्लाइमेट को बदल सकती है। उसी के पैरेलल रशिया है, उसी के पैरेलल कनाडा है, वहाँ पर कोई लाइफ नहीं है, लेकिन यहाँ पर है नॉर्वे में। रीजन इज नॉर्वेयन करंट, जो कि एक वार्म करंट है, और एक पानी यहाँ से ऊपर की तरफ एंटर होगा, ठीक है, इसे कहेंगे वेस्ट यूरोपियन करंट, वेस्ट यूरोपियन करंट। तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट दो भाग में, क्योंकि यहाँ पर इंग्लैंड आ गया, यूके आ गया, सो ये दो भाग में बट गई, नॉर्वेयन करंट, वेस्ट यूरोपियन करंट, ठीक है। ये करंट्स कैसे हैं, वार्म करंट हैं, वार्म करंट, ठीक है। अब हम देखें कोल्ड करंट, इस एरिया में कोल्ड करंट आ रहा है, ठीक है, यहां पर इंपॉर्टेंट है ये, आपको पता है ऊपर आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन से पानी आएगा, तो ये बर्फ का पानी पिघल के आ रहा है, ये बर्फ का पानी पिघल के आ रहा है, तो ठंडा पानी होगा ये, ठीक है, कोल्ड करंट। लेब्राडोर करंट, तो लेब्राडोर करंट किस तरह की धारा है, ठंडी जलधारा है। आपके लिए सबसे अच्छा ट्रिक ये है कोल्ड करंट्स कम है, तो कोल्ड करंट का नाम याद रख लो, ये ठंडी ठंडी जलधारा है, बाकी बचेंगे वो सब वार्म करंट्स, वो ठीक रहेगा, ठीक है ना। सो ये वाली करंट जो आ रही है, ये कौन सी करंट है, लेब्राडोर करंट, लेब्राडोर करंट, ठंडी जलधारा है, ये आके गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है, ये आके गल्फ स्ट्रीम में मिलती है, और ये दोनों मिलती है तब क्या बनता है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक है ना। गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर करंट मिलता है, तब नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बनता है। और ये ग्रीनलैंड है ये ग्रीनलैंड का वेस्ट पार्ट है, तो ग्रीनलैंड का ईस्ट पार्ट ये हो गया, तो ऊपर यहां से भी इसके पैरेलल एक ठंडा पानी आ रहा है, जो आके इसमें मिल जाता है। तो ये भी कैसी है, कोल्ड करंट है।
ग्रीनलैंड के ईस्ट पार्ट में है, इसलिए यह है ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। यहाँ बीच में आइलैंड्स है 2-3, तो वो आइलैंड्स इन नॉर्वेयन करंट को इस करंट से अलग करते हैं। ठीक है, सो ग्रीनलैंड के ईस्ट पार्ट में है ये, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट दिख रहा है ना? ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो ईस्ट ग्रीनलैंड करंट किस तरह की करंट है? कोल्ड करंट। ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। आप लोग साथ के साथ बनाते जाओ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अफ्रीका के पास यहाँ पर एक आइलैंड है, कैनरी आइलैंड, इस जगह पर। तो ये जो पानी जब यहाँ पे ये यूरोप से भिड़ेगा, तो एक पानी तो नॉर्वे उधर चला गया, एक वेस्ट यूरोप की तरफ चला गया, और एक पानी नीचे की तरफ भी तो आएगा। ये हो गया कोल्ड करंट, कैनरी आइलैंड के पास से आ रहा है ये करंट, सो इसे हम कहेंगे कोल्ड करंट, कैनरी करंट। कैनरी करंट क्लियर है? और कैनरी करंट कैसा है? कोल्ड करंट। कैनरी करंट। ठीक है, आगे चले। फिर से देख लो, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट दो भाग में बढ़ गया, एंटिलीज करंट, यूकैटन करंट, अंदर घूमा, दिस इज फ्लोरिडा करंट, दोनों जिस जगह पे मिले ये शुरू हो गया गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम आगे चला, दिस इज नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, ऊपर से ठंडा पानी इस जगह आके मिल रहा है, लैब्राडोर करंट। आगे चले, ये पानी 3 ब्रांच में बटा, एक तो चला गया नॉर्वे, एक चला गया यूरोप, वेस्ट यूरोप, एक आ गया नीचे। जो नीचे आ रहा है वो कैनरी करंट है, ऊपर ये जो दो जा रहे हैं वो वार्म करंट है। और ग्रीनलैंड के दोनों तरफ से ठंडा पानी आ रहा है नीचे, इस तरफ से जो आ रहा है वो है लेब्राडोर करंट, इस तरफ से जो आ रहा है ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। यस आशीष मैम, ऊपर नहीं दिख रहा। ये लैब्राडोर नहीं दिख रहा है, देखो मैं इसको वापस से लिख देती हूँ। लैब्राडोर, लैब्राडोर करंट अब दिखा। ये आइलैंड है, आइलैंड का नाम है ग्रीनलैंड।
अब दिख रहा है? यस आशीष, ये हो गया ईस्ट ग्रीनलैंड, ठीक है। अच्छा, वहां तक कैमरा ही नहीं दिख रहा। वो कैमरा जहां तक दिख रहा है वहीं तक लिखा हुआ है। ये मैंने ईस्ट ग्रीनलैंड लिखा है, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, ठीक है। जहां तक कैमरा है वहीं तक मैंने लिखा है, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा। दिस इज लैब्राडोर करंट, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। क्लियर है? यहां पर ब्राजील है, ये कंट्री आपको ध्यान है ना, ब्राजील है यहां पर। सो ब्राजील के नाम पर दिस इज ब्राजीलियन करंट। ये साउथ की तरफ जा रहा है, ब्राजीलियन करंट। सो ब्राजीलियन करंट किस तरह का करंट है? वार्म करंट। यहां लिख रही हूं मैं, ब्राजीलियन करंट या सिर्फ ब्राजील करंट। दिस इज ब्राजीलियन करंट। क्लियर? याद है दक्षिण में यहां पर एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट है। अब आप मुझे बताओ इस करंट का क्या नाम है? ये एंटार्क्टिक है इधर, एंटार्क्टिका। नाउ टेल मी द नेम ऑफ दिस करंट। यहां जो करंट चल रही है उसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द करंट हियर? यहां जो करंट है उसका नाम क्या है? यस यस सुरभि, रवीना, मोहिनी, राकेश, रॉबिन, आशीष, अब्दुल, बताओ कौन सा करंट है ये? नीचे एंटार्क्टिका है, ये हमने कल डिस्कस किया था। एंटार्क्टिका के जस्ट ऊपर कौन सा करंट है? यस रवीना, एंटार्क्टिक करंट है। यस, एंटार्क्टिक सिरकम पोलर करंट, क्योंकि वो तो चारों तरफ घूम रहा है ना। और ये कैसा करंट है? ठंडा करंट है, एंटार्क्टिक सिरकम पोलर करंट, एंटार्क्टिक सिरकम पोलर करंट। चारों तरफ ये गोल गोल घूम रहा है पानी, ठीक है। एंटार्क्टिक सिरकम पोलर करंट, एंटार्क्टिक सिरकम पोलर करंट। ठीक है। यहां पर आइलैंड्स हैं कुछ, ठीक है ना, साउथ अमेरिका के पास में, और नीचे एंटार्क्टिका है। सो यहां पर एक कोल्ड करंट आकर के इसमें मिलती है ब्राजीलियन करंट में, ठीक है। इसे कहते हैं फाकलैंड करंट। ये साउथ से आकर के इसमें मिलती है ब्राजीलियन करंट में। सो इसका नाम है फाकलैंड करंट, फाकलैंड करंट। So Falkland current is a cold current.
मैम नहीं दिख रहा, दिख नहीं रहा है। ये जो लिखा है फाकलैंड करंट, ये नहीं दिख रहा, राइट? थोड़ा ऊपर लिख दो। ओके, ठीक है। ये जो आ रहा है एक करंट, आप देख रहे हो साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका के बीच में यहाँ पर एक गैप है, वहां से एक कोल्ड करंट ऊपर की तरफ आती है और ब्राजीलियन करंट से मिलती है। इसे कहते हैं फाकलैंड करंट। मैं थोड़ा ऊपर लिख रही हूँ और थोड़ा बड़ा लिख रही हूँ, फाकलैंड करंट। और ये वाला करंट है ये फाकलैंड करंट। अब दिख रहा है फाकलैंड करंट। सरकमपोलर करंट तो आपको पता है, ये तो आगे की तरफ मूव कर जाएगा। इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, तीनों के दक्षिण में चल रहा है ये। इसको वेस्टर्ली विंड्स लेके जा रही है, तो वेस्टर्ली विंड के नाम पर इसको वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी कहते हैं। तो आप काफी बुक्स में देखोगे एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट नाम ही नहीं मिलेगा, ठीक है ना? सो इसी को वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी कहते हैं, ध्यान रखना, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ये इसी का नाम है। एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट का ही नाम है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। आप बुक्स में देखोगे कहीं पर सर्कमपोलर, एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट लिखा है, कहीं पर वेस्ट विंड ड्रिफ्ट लिखा हुआ है, ठीक है? अब यहां से सीधा चला जाएगा पानी, और कुछ पानी नॉर्थ की तरफ मूव करेगा, क्योंकि आपको पता है 30 डिग्री के पास लेवल कम है। ठीक है, सो दिस इज बेंगुएला करंट, बेंगुएला करंट, बेंगुएला, बेंगुएला करंट, ठीक है? सो दीज आर द मेन करंट्स ऑफ द साउथ अटलांटिक ओशियन। क्लियर है? कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन? इज इट क्लियर? आप मुझे बताओ, इस एरिया में कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर फॉग होगा, फॉग ज्यादा रहेगा? कौन से ऐसे एरियाज है जहां पर फॉग ज्यादा रहेगा? यस प्लीज आंसर। कौन से दो दो करंट जहां पे मिल रहे हैं वहां पे फॉग मिलेगा हमें? मैप को देखो और बताओ। यस रवीना, वेरी गुड। जहां पे फाकलैंड करंट, फाकलैंड करंट किससे मिल रहा है? ब्राजीलियन करंट। यहां पर फॉग होगा। मैंने आपको बताया था जिस जगह पे गर्म जलधारा ठंडी जलधारा मिलेंगी वहां पे फॉग ज्यादा होगा। यस यस मोहिनी, हाँ, फाकलैंड करंट और ब्राजीलियन करंट जिस जगह पे मिल रहा है, गर्म जलधारा ठंडी जलधारा जिस जगह पे मिलेंगी, फॉग एरिया होगा। और दूसरा एरिया कहाँ? मैप देख के बताओ, और दूसरा एरिया कहाँ?
यस आशीष, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट पर, वेरी गुड, ग्रीनलैंड के पास, वेरी गुड आशीष। यहाँ पर एक आइलैंड है, आपने सुना होगा न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड ये आइलैंड है, न्यू फाउंडलैंड, फेमस फेमस है ये जगह फिशिंग के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी फॉग बनता है, यहाँ पे फिशिंग अच्छी होती है, सेम सिचुएशन है जैसे जापान में होती है। तो इस एरिया में फिशिंग बहुत अच्छी होगी, यहाँ पर फॉग ज़्यादा होगा इस एरिया में और पास में इस एरिया में जहाँ ईस्ट ग्रीनलैंड करंट नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मिल रहा है, ठीक है। कैनरी करंट और बेंगुएला करंट का क्या इफेक्ट होगा? कैनरी करंट और बेंगुएला करंट का क्या इफेक्ट होगा? यस what will be the effect of the canary current and benguela current? यस थोड़ा सोच के बताइए, सीधे सीधे इसी तरह से क्वेश्चन आ जाएंगे। बेंगुएला करंट और कैनरी करंट की वजह से क्या इफेक्ट होगा? डेजर्ट्स बनेंगे, यहाँ पर रेगिस्तान बनेंगे, किया था ना। जहाँ जहाँ पर भी कोल्ड करंट होगा एरिया के तापमान को घटा देगा, उस क्षेत्र में बादल नहीं बनेंगे, डेजर्ट्स फॉर्म होंगे। यस वेरी गुड रवीना, यहाँ पर ये डेजर्ट बन रहा है, सहारा डेजर्ट, ठीक है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पर इस एरिया में अच्छा बारिश होगा, कैरिबियन आइलैंड में अच्छी बारिश होगी, यहाँ फिशिंग अच्छा होगा, यहाँ पे क्या होगा, लेस रेनफॉल होगा। लेस रेनफॉल क्यों होगा? कोल्ड करंट की वजह से, इसलिए यहाँ पे तो रेगिस्तान बन रहा है, सहारा डेजर्ट। इस एरिया में बेंगुएला करंट है तो यहाँ डेजर्ट बन रहा है, कौन सा? कालाहारी डेजर्ट। जहाँ जहाँ रेगिस्तान है पास में कोल्ड करंट्स हैं। यस मोहिनी, रेनफॉल कम होगी, लेस रेनफॉल होगा, टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे, ज्योग्राफिकली डेजर्ट्स बनेंगे, वेरी गुड, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द currents of the Atlantic Ocean. Clear? Next is Indian Ocean. हिंद महासागर, इंडियन ओशन हो गया ये। शैल आई रब दिस? रब कर दो इसको, प्लीज मैसेज मी। ओके नेक्स्ट इज इंडियन ओशन, हिंद महासागर। इंडियन ओशियन आपको पता है हाफ ओशियन है, ठीक है। और इंडियन यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मॉनसून आता है, तो यहाँ की ओशन करंट दूसरे ओशन करंट से थोड़ी अलग होगी, ठीक है।
ऐसा करिए, जो आपका कॉपी है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि इंडियन ओशन का मैप दो बार बनेगा। दो बार क्यों बनेगा? क्योंकि आपको पता है 6 मंथ्स हवाएं कैसे चलती है, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, और 6 मंथ्स हवाएं कैसे चलती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स। ठीक है ना? तो ये दिख रहा है ना यहाँ तक? ये आ गया अपना एशिया। दिस इज इंडिया। ये इधर आ गया अरेबियन पेनिनसुला। कट गया। इसके आगे आता है अफ्रीका आ गया। अफ्रीका कॉन्टिनेंट। यहाँ पर आ गया मेडागास्कर आइलैंड, याद है ना? मेडागास्कर आइलैंड इज देयर। इस तरफ आएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना? सेम मैप हम इधर भी बनाएंगे, सेम मैप। यहाँ पे ये कहाँ तक विजिबल है? सेम मैप बना रहे हैं हम यहाँ पे। यहाँ अफ्रीका है। ठीक है। ये है समर का सीजन, जब हमारे यहाँ पे कौन सा मानसून आता है? समर में हमारे यहाँ कौन सी मानसून आती है? कौन सा मानसून आता है यहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है समर में। यस मोहिनी।
पहले हम साउथ हेमिस्फेयर देख लेते कि यहाँ पर देखो सभी ओशन करंट्स में आपने सभी जगह देखा, सारे ओशंस में नॉर्थ ओशन फुल्ली डेवलप्ड है, लेकिन इंडियन ओशन नॉर्थ में फुल्ली डेवलप्ड नहीं है क्योंकि वहाँ पर कॉन्टिनेंट है। तो पहले हम साउथ वाला पार्ट देख लेते हैं, वहाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगेन इस एरिया में विंड्स चलती हैं वेस्टर्ली विंड्स, ठीक है, ये वेस्टर्ली विंड चल रही है, इंडियन इक्वेटर का साउथ पार्ट है, तो हम इसे कहेंगे साउथ इंडियन इक्वेटोरियल करंट, साउथ इंडियन इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, पानी नीचे की तरफ जा रहा है, सो यहां पर वाटर दो पार्ट में बढ़ जाएगा, दो पार्ट में, ठीक है। अघुलास करंट, अघुलास करंट, ये बीच में ये मोजाम्बिक चैनल है, उसी के नाम पर इसे कहेंगे मोजाम्बिक करंट। दिख रहा है ना, इज इट विजिबल और नॉट? मोजाम्बिक करंट, मोजाम्बिक करंट, अगुलास करंट एंड मोजाम्बिक करंट। देन कोल्ड करंट है नीचे, क्योंकि नीचे आ जाता है यहाँ पर एंटार्क्टिका, सो यहाँ कोल्ड करंट होगी। दिस इज एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट। एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट। एंटार्क्टिक सर्कम पोलर करंट, इसी को वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी कहते हैं। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट इसी का नाम है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ठीक है। इधर ऑस्ट्रेलिया का ईस्ट था, इधर ऑस्ट्रेलिया का वेस्ट है, तो यहां पर ये जो करंट जाएगा, दिस इज व्हाट वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का वेस्ट पार्ट है, इसे हम कहेंगे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ठीक है, सो दीज आर द करंट ऑफ द इंडियन ओशियन साउथ पार्ट।
सेम चीज इसमें आएगी, क्योंकि साउथ में कोई डिफरेंस नहीं आता है। मानसून विंड्स चेंज होती हैं सिर्फ नॉर्थ में। तो ये हो गई साउथ इंडियन इक्वेटोरियल करंट। दिस इज मोजाम्बिक करंट। मोजाम्बिक करंट। ये आगे जब मिल जाते हैं, ये दोनों मिलते हैं आगे, तो मेन आगे नाम आ जाता है अगुलास करंट। ठीक है ना, अगुलास, ये मोजाम्बिक करंट आगे आके इसी में मिलता है, अगुलास करंट में ही। ठीक है, अगुलास करंट, मोजाम्बिक करंट अगुलास में ही जाके मिल जाता है। देन एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट। एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट। एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट। ठीक है, इसे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी कहेंगे, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ठीक है, अब आपको पता है जो समर है, समर के अंदर कौन सा मानसून आता है? समर में मोहिनी, नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है समर में। यस, समर में कौन सा मानसून आता है? प्लीज रिप्लाई। भूल गए? विंड्स में किया था ना, साउथ वेस्ट मानसून विंड, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स। यस रवीना, भूल गए ना? तो साउथ वेस्ट मानसून विंड में हवा कैसे चलती है? अरेबियन सी से इंडियन प्लेट्यू। ठीक है ना, तो हवा जब इस दिशा में चलेगी तो ये पानी को इस दिशा में लेके जाएगा। अब ये कोस्ट लाइन से भिड़कर ये पानी कोस्ट लाइन के किनारे किनारे चलेगा, ऐसे। यहां आपको पता इंडोनेशिया के आइलैंड्स वगैरह आ गए फिर। ठीक है, यहां पर ये जो नाम है इसे कहते हैं सोमालिया करंट। सोमालिया करंट, ध्यान रखना इंडियन ओशियन के नॉर्थ पार्ट में कोल्ड करंट नहीं होगा। इंडियन ओशियन के नॉर्थ पार्ट में कोल्ड करंट है ही नहीं, क्योंकि आर्कटिक ओशन से इसका कोई लिंक ही नहीं है। हिंद महासागर आधा महासागर है। ठीक है ना, सोमालिया करंट।
इस तरह से, यानी पानी कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। तो इसको हम ये कहते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून करंट। मॉनसून करंट, पानी क्लॉकवाइज घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। क्लियर है? साउथ वेस्ट मॉनसून करंट, water is rotating in the clockwise direction. लेकिन ये समर है, समर के अंदर कौन सा मानसून होता है, साउथ वेस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून के समय हवा कैसे चलने लगती है, ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट मानसून है इस समय, उत्तर पूर्वी मानसून, राइट। तो इस समय हवा ऐसे चलेगी तो पानी ऐसे चलेगा, हवा के साथ साथ, कोस्टलाइन के साथ साथ बहता बहता ये पानी ऐसे बहने लगेगा। पानी का लेवल इधर ज्यादा हो गया तो इस जगह ये उल्टी दिशा में पानी बहना शुरू हो गया। यहाँ इंडोनेशिया के आइलैंड है, इनसे भिड़ के ये पानी फिर ऊपर जाता है। तो देख रहे हो क्या हो रहा है, ओशियन करंट्स का डायरेक्शन ही बदल गया। यहाँ क्लॉकवाइज है तो यहाँ ये कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। इसे हम क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून करंट। और ये अफ्रीका का ये देश कौन सा है, सोमालिया। तो उसी के नाम पे ये है सोमालिया करंट, यानी सोमालिया करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सोमालिया करंट समर में ऐसे बहती है, विंटर में ऐसे बहती है, समर और वो विंटर्स, ठीक है। सो दीज आर द ओशियन करंट्स, मेजर ओशियन करंट्स ऑफ द इंडियन मानसून, ऑफ द इंडियन ओशियन। इज इट क्लियर? यानी इंडियन ओशन में देखा जाए तो ब्रॉडली एक ही कोल्ड करंट आ रही है, दैट इज वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। अच्छा ये बताइए, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, चलिए आप ये बताइए, कुरोशियो करंट, कुरोशियो करंट वार्म करंट है कि कोल्ड करंट? कुरोशियो करंट इज अ वार्म करंट और कोल्ड करंट? वार्म करंट है। यस रवीना, कुरोशियो करंट वार्म करंट है, ओके। कैनरी करंट इज अ वार्म करंट की कोल्ड करंट? यस सुरभि, यस मोहिनी, कैनरी करंट इज अ वार्म करंट और कोल्ड करंट? यस यस राकेश, इट इज अ कोल्ड करंट, ठंडी जलधारा है, ठीक है ना। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट इज अ वार्म करंट और कोल्ड करंट? ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट इज अ वार्म करंट और कोल्ड करंट? यस रॉबिन, वार्म करंट है, यस वार्म है, यस आशीष, यस राकेश। याद रखना, देखो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के जो ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में जो पानी जा रहा है वो नीचे की तरफ जा रहा है दोनों सेम लैटिट्यूड पर। तो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट तो कैसा है, ये आ गया अपना ईस्ट, ये पैसिफिक ओशियन में है। ऑस्ट्रेलियन करंट इज वार्म करंट, लेकिन वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कैसा है, कोल्ड करंट। इज इट क्लियर? ठीक है ना। तो यहां पर कंप्लीट हो गया ओशियन करंट्स, ठीक है।
तो हमने देखा ओशन करंट्स क्या होते हैं, फैक्टर्स कौन से ओशन करंट्स को इफेक्ट करते हैं। फिर हमने देखा हर ओशन के ओशन करंट्स, पैसिफिक ओशन का देखा, इंडियन का देखा, अटलांटिक का देखा, राइट। आपको पता है अंटार्कटिक ओशन में तो अलग से कोई करंट नहीं होगा, यही करंट है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो कि अंटार्कटिक ओशन को बाकी ओशन से अलग करती है। जहाँ तक अंटार्कटिक ओशन आर्कटिक ओशन की बात है, आर्कटिक ओशन में करंट्स बहुत ही कम है, वो तो पूरा बर्फ से ढका हुआ है, फ्रोजन है पूरा, राइट। तो ये अपना कंप्लीट हो गया ओशन करंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चंस आते हैं सीधे सीधे, ज्यादा से ज्यादा यही क्वेश्चन आएगा। ये जैसे क्वेश्चन आ गया फाकलैंड करंट किस ओशन में आएगा, फाकलैंड करंट किस ओशन में आएगा, फाकलैंड करंट किस ओशन में आएगा? यस आशीष, वेरी गुड, अटलांटिक ओशन के अंदर आएगा। यस रॉबिन, रवीना, ठीक है, यस सुरभि, अटलांटिक ओशन। तो या तो क्वेश्चन ये आएगा कि ये करंट किस ओशन में है, या क्वेश्चन ये आएगा कि कौन सा वार्म करंट है, कौन सा कोल्ड करंट है। इज दिस क्लियर? ठीक है, shall I rub this? रब कर दूं इसे? shall I rub this? ओके, बना लिया ना आप लोगों ने? चलिए, तो सागर के अंदर जो ओशन वाटर का मूवमेंट है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, वर्टिकल मूवमेंट है, हमने देख लिया अपवेलिंग, डाउनवेलिंग, ओशन करंट्स, राइट। आपने सी वेव्स भी सुना है, टाइड्स भी सुना है, सुनामी भी सुना है, ये भी तो टाइप्स ऑफ ओशन मूवमेंट है। तो ओशन वाटर मूवमेंट जो है मेनली 3 टाइप्स हो गया। ओशियन वाटर का मूवमेंट, महासागरीय जल की गति 3 तरह की होती है, सब हम डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्मल होता है सी वेव्स, ये तो आपको पता है, समुद्री लहरें हवा पर डिपेंड करती हैं, छोटी छोटी लहरें होती हैं, ठीक है ना। दूसरा है ओशियन करंट्स, तो सारे करंट्स, वर्टिकल मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ठीक है ना। ऊर्ध्वाधर गति और क्षैतिज गति, हर तरह की गति, ये ओशन करंट्स थे। सी वेव्स मेनली ड्यू टू द विंड्स, ये टेम्परेरी होती हैं, ठीक है। ओशन करंट्स परमानेंट होते। फिर आपको याद है हमने डिस्कस किया था टाइड्स के बारे में, ज्वार भाटा, जब हमने टॉपिक किया था रिवोल्यूशन, रोटेशन, वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बताया था किस दिन टाइड सबसे ज़्यादा होती है, किस दिन कम होती है, और ये मेनली किसकी वजह से होता है? ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, चांद और सूरज के गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से पानी का उठना और नीचे गिर जाना, इसी को ज्वार भाटा कहते हैं। और 4th टाइप ऑफ मूवमेंट इज सुनामी, सुनामी भी तो सागर में आती है, सुनामी। दिस इज मेनली ड्यू टू सबमरीन अर्थक्वेक, सागर के अंदर जब भूकंप आते हैं तो ऊंची समुद्री लहरें उठती हैं, इनको हम सुनामी कहते। सो महासागरीय जल गति,
4 तरह की होती है। पहला हो गया सी वेव्स, समुद्री लहरें। दूसरा हो गया ओशियन करंट्स, जल धाराएं। थर्ड हो गया टाइड्स एंड फोर्थ इज सुनामी। ठीक है ना, चारों के कारण अलग अलग हैं। टाइड्स है चांद और सूरज के गुरुत्वाकर्षण की वजह से, सुनामी है भूकंप की वजह से, ओशियन करंट्स है प्लैनेटरी विंड्स की वजह से, ये परमानेंट रहेंगी प्लैनेटरी विंड्स की वजह से, और वाटर डेंसिटी की वजह से, जल घनत्वता की वजह से। और ये सी वेव्स हैं लोकल विंड्स की वजह से। ठीक है ना, तो जो ओशन वाटर होता है उसकी मेनली 4 टाइप्स ऑफ मूवमेंट होते हैं। ओशन वेव के आगे क्या लिखा है? ओशियन वेव तो मैंने कहीं नहीं लिखा। यस आशीष, सी वेव्स लिखा है मैंने, समुद्री लहरें। ये मेनली हवा की वजह से लोकल विंड्स, समुद्री लहरें मेनली। अच्छा ऊपर नहीं दिख रहा, ये मैंने लिखा है ओशियन वाटर मूवमेंट, ओशियन वाटर मूवमेंट। ठीक है, अब दिख रहा है? हाँ जी। आप ये बताइए, क्या सुनामी मैंने पहले डिस्कस किया है आपसे, आपके साथ? सुनामी प्लीज टेल मी वेदर आई हैव डिस्कस्ड द सुनामी विथ यू अर्लियर। नहीं किया है, चलो। तो ये चीज तो क्लियर है ना, जितना भी मूवमेंट है हमने सबको एक जगह ले आए। एक तो लोकल विंड्स की वजह से समुद्री लहरें चलती हैं, ये परमानेंट नहीं होती हैं। ओशन करंट्स परमानेंट होते हैं, मेनली प्लैनेटरी विंड्स और वाटर डेंसिटी में डिफरेंस की वजह से होती है, परमानेंट इन नेचर। टाइड्स होते चांद और सूरज के गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से। ठीक है ना, और सुनामी सबमरीन, समुद्र में जब भूकंप आता है तो सुनामी आती है। सो क्वेश्चन इज हाउ सुनामी वेव इज डिफरेंट फ्रॉम दीज वेव्स। सुनामी लहर, एनी आइडिया अबाउट द सुनामी वेव्स? सुनामी लहर की क्या विशेषता होती है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सुनामी वेव्स? यस, देखो सुनामी वेव नॉर्मल वेव से अलग होती है। कैसे? ये जो नॉर्मल सी वेव्स है ना, ये आपको पता है ऐसे चलती है, इनका एम्पलीट्यूड या वेवलेंथ बहुत ही कम होता है। ठीक है, सी के बीच में लॉन्ग होती है। यस, वेरी गुड रॉबिन, बट किनारे पर ये ऊंची हो जाती है। एब्सोल्युटली करेक्ट। ये जो सी वेव्स होती हैं इनका वेवलेंथ आप देखो बहुत ही कम होता है, लेकिन ये जो सुनामी वेव्स होती हैं, सुनामी वेव्स, इनकी वेवलेंथ बहुत अधिक होती है। हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर में इसकी एक वेव बनती है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर में। लॉन्ग वेवलेंथ, इसलिए इन्हें लॉन्ग वेव्स कहते हैं। ये होता है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुनामी। मान लो ये बहुत बड़ा महासागर है, महासागर है, ठीक है ना। इस महासागर के अंदर भूकंप आ गया, भूकंप यहां आया, मतलब एपिसेंटर यहां पर है। ये जहां एपिसेंटर है यहीं पर ऊपर एक जहाज है, शिप है,
ठीक। समुद्र में बीच में जहाज है और यहीं पर नीचे भूकंप आ गया तो सुनामी उठेगी, सुनामी वेव्स आएगी। तो बताइए इस जहाज का क्या हाल होगा, इस जहाज का क्या हाल होगा। ये सागर में बीच में है, एकदम से भूकंप आ गया तो इस जहाज का क्या होगा। यस आशीष, जो टाइटैनिक का हुआ था। ओके यस सुरभि, मोहिनी, रवीना, क्या हाल होगा इस जहाज का। यस रॉबिन, नो प्रॉब्लम मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यस रवीना, इस जहाज को कुछ क्यों नहीं होगा। लॉन्ग, यस आशीष, लॉन्ग एम्पलीट्यूड है बेटा, वेवलेंथ होती है लॉन्ग, एम्पलीट्यूड नहीं होता। यस सेंटर में लॉन्ग वेव्स होती है, वेवलेंथ जो है मैंने बताया वेव्स जब जनरेट होंगी थाउजेंड्स हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। तो इसका एम्पलीट्यूड कम होता है कब, जब ये सागर में गहराई में होती हैं ये वेव्स। तो इस जहाज को पता भी नहीं चलेगा सुनामी आई है। एक्सक्यूज मी। लेकिन जैसे ही ये वेव किनारे पे पहुंचती है, सागर की गहराई कम होती है, तो इन वेव्स की वेवलेंथ बढ़ती जाती है, घटती जाती है और एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और ये पानी दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। इनको हम सुनामी वेव्स कहते हैं। सो दिस इज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सुनामी वेव्स। 30 से 40 मीटर ऊंचाई तक पानी खड़ा हो जाता है। तो जब ये वेव गहरे पानी में है, दिखाई नहीं देती, इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा इस शिप पे। क्यों? क्योंकि यहाँ वेवलेंथ ज़्यादा है, एम्पलीट्यूड कम है, ठीक है ना। ये जो सुनामी वेव्स है जब ये गहरे पानी में होती हैं, लॉन्ग वेवलेंथ होगा, एम्पलीट्यूड इसका कम होता है। एम्पलीट्यूड मतलब ऊंचाई इसकी कम होगी और वेवलेंथ अधिक होगी। तो गहरे सागर में पता ही नहीं चलता सुनामी आई, जहाज के नीचे से सुनामी चली जाएगी तो ये जहाज सेफ है। लेकिन जैसे ही ये लहरें सागर के किनारे की ओर पहुंचेगी, इनकी वेवलेंथ कम होती जाती है, इनकी हाइट बढ़ जाती। इन्हीं ऊंची वेव्स को हम सुनामी वेव्स कहते हैं। यस मोहिनी, लॉन्ग वेव्स के ऊपर होते हुए सेफ निकल जाएगा। यस बिल्कुल सेफ ये चला जाता है, लेकिन जैसे जैसे ये किनारे पे पहुंचेंगी क्या होगा, इनकी वेवलेंथ कम हो जाएगी और इनकी एम्पलीट्यूड बढ़ जाती, 30 से 40 मीटर ऊंचाई तक। आप ऐसे समझ लो जैसे 15-20 स्टोरी वाला जो फ्लैट होते हैं, बिल्डिंग्स होती है, इतनी ऊंचाई होती है। सो दे आर वेरी डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। तो आप लिख लीजिए सुनामी वेव्स, सुनामी वेव्स। These are the waves which originates in the ocean. These are the waves which originates in the ocean when earthquake occurs, when the earthquake occurs in the ocean bed. सुनामी लहरें, ये वो समुद्री लहरें हैं जो भूकंप के तल में
जो समुद्र के तल में भूकंप आने पर, समुद्र के तल में भूकंप आने पर उत्पन्न होती हैं. Yes, I am repeating, Ravina. These are the sea ocean waves which originates when the earthquake occurs in the ocean bed. ये वो समुद्री लहरें हैं जो समुद्र के तल में भूकंप आने पर उत्पन्न होती हैं. These waves are different from normal sea waves. These waves are different from normal sea waves. ये तरंगे सामान्य समुद्री लहरों से भिन्न होती है. ये तरंगे सामान्य समुद्री लहरों से भिन्न होती है. Their wavelength is long. Their wavelength is long when they are into the deep oceans. Their wavelength is long when they are into the deep oceans. Therefore, these cannot be detected in the central part of ocean. Therefore, these cannot be detected in the central part of the ocean. ये समुद्री लहरें जब गहरे पानी में होती है, गहरे सागर में होती है, इनकी ऊंचाई बहुत कम होती है. इस वजह से दिखाई नहीं देती. But their wavelength is very long. ब्रैकेट में लिख लो approximately 100 किलोमीटर्स. इन तरंगों की तरंग धैर्य या वेवलेंथ बहुत कम होती है. But as these waves approaches the coastal areas, as these waves approaches the coastal areas, their depth decreases. Their depth decreases. As these waves approaches the coastal areas and ocean depth decreases, then the wavelength of these waves reduces. The wavelength of these waves reduces and their amplitude increases. And their amplitude increases. And it rises 30 to 50 meters above the sea level. It rises 30 to 40 meters above the sea level. These waves are known as tsunami waves. These waves are known as tsunami waves. I am repeating.
as these waves approaches the coastal area and depth of the ocean decreases, then भाई जैसे जैसे ये विंड कोस्टल एरिया में पहुंच रही है तो यहाँ सागर की गहराई कम हो रही है, देन द वेवलेंथ ऑफ द विंड wavelength of the waves decreases and its height increases and it rises up till 30 to 40 meters above the sea level. These high sea waves are known as tsunami waves. जैसे जैसे ये लहरें सागर की ओर पहुंचती हैं, जैसे जैसे ये लहरें सागर के तट की ओर पहुंचती हैं और सागर की गहराई कम होती है, सागर की गहराई कम होती है, तब इन तरंगों की वेवलेंथ कम हो जाती है और इनकी ऊंचाई बढ़ जाती है, इनकी ऊंचाई बढ़ जाती है। इनकी ऊंचाई बढ़ जाती है। ये करीब 30 से 40 मीटर ऊंचाई तक उठ जाती है। इन ऊंची तरंगों को सुनामी तरंग कहते हैं, इन ऊंची तरंगों को सुनामी तरंग कहते हैं। सो इज दिस क्लियर व्हाट इज सुनामी वेव्स? ठीक है, तो यहाँ पर अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाता है ओशिनोग्राफी। ठीक है, हमने ओशन हाइड्रोस्फीयर कंप्लीट हो गया, हमारा लिथोस्फीयर कंप्लीट हो गया, एटमॉस्फेयर कंप्लीट हो गया, आज हमारा हाइड्रोस्फीयर भी कंप्लीट हो गया, यानी फिजिकल ज्योग्राफी का मेजर सेगमेंट पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आपका मेन रहता है इंडियन ज्योग्राफी। तो मंडे से आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेस शुरू ही हो रही है, सो वी विल स्टार्ट आवर इंडियन ज्योग्राफी इन ऑफलाइन क्लासेस एज वेल एज ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, हाँ अब देखिए आपके जो मेन ज्योग्राफी ऐसे बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। अब आपके क्वेश्चन आ गया स्ट्रेट्स जैसे है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो समझा दिया है क्लास में कि स्ट्रेट क्या होता है, जो दो वाटर बॉडी को जोड़े, दो जमीन को अलग करे। लेकिन वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे स्ट्रेट्स हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, मलक्का स्ट्रेट किन दो वाटर बॉडी को जोड़ती है ना? तो अब ये एक लिस्ट बन जाएगी, इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट्स हो गए, इम्पॉर्टेंट आपके माउंटेन पीक्स हो गए, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट रिवर्स की लिस्ट हो गई। तो ये एक फैक्चुअल फिगर्स है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, फोर्थ लार्जेस्ट लेक कौन सा है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके बहुत आते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे कि जो जो इम्पॉर्टेंट लिस्ट है मैं आपके इसी ऐप पर स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में आप जाएंगे, वहाँ मैं अपलोड कर दूंगी। तो जो कंसेप्चुअल पार्ट है वो हम क्लास में करेंगे, और जो फैक्ट है जिसमें रटना है समझने का कुछ है नहीं, ये मैं आपका स्टडी मटेरियल में अपलोड कर दूंगी, तो आप वहाँ से देखिएगा। ठीक है ना। नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेशनल पार्क क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, ये सब डिटेल में हम क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन लिस्ट है भाई, कौन सा सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, पन्ना नेशनल पार्क या फिर कोई से भी नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, कौन से राज्य में स्थित है, सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, तो इसमें रटने का है, समझने का कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो इसकी एक लिस्ट मैंने बना ली है, आज शाम तक या कल मैं इसको अपलोड कर दूंगी, आप लोग चेक जरूर कर लेना।
ठीक है। न्यूज़ में कौन कौन से हैं उसको भी मैंने अलग से बनाया है। अभी तक का जो भी न्यूज़ में है तो फुल्ली अपडेटेड है। न्यूज़ में जो चीज़ आती है वो इम्पॉर्टेंट है। तो आप इन नोट्स को अच्छे से देख लेना। जो फैक्चुअल जो भी लिस्ट आ रही है अपने नोट्स में आप ऐड करते चले जाना, क्योंकि क्लास में मैं खड़ी होकर आपको सिर्फ ये नाम लिखवाऊं और स्टेट के नाम लिखाऊं कोई मतलब वाली बात नहीं है, लेकिन ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। वहाँ से आपके बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे फॉरेस्ट रिपोर्ट है तो जैसे 2011 में पहले फॉरेस्ट रिपोर्ट आई, तो अभी रिसेंटली 2021 में फॉरेस्ट की रिपोर्ट आई। तो हमारा जंगल का क्षेत्र पहले कितना था, अब कितना हो गया, तो जंगल का क्षेत्र बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो ये जो रिपोर्ट्स है अभी तो लेटेस्ट जो रिपोर्ट आएगी मैं अपडेट कर दूंगी, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में भी रिपोर्ट्स आती रहेंगी, तो जैसे जैसे रिपोर्ट्स आती रहेंगी ये अपडेट होती रहेंगी, तो यहाँ आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब आप देखोगे वहाँ एक बार तो मैंने लिस्ट दे दी, जितने भी नेशनल पार्क्स हैं सारी लिस्ट दे दी ताकि आपको कहीं कुछ ढूंढना ना पड़े। फिर उसके बाद मैं एक लिस्ट दे दूंगी नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व इन न्यूज़ में कौन कौन से हैं, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाएंगे जो न्यूज़ में, उसको मैं फिर अलग से नीचे लिख दूँ। कोशिश करूंगी जिसका जितना हो सका मैप पे अगर लोकेशन हो जाए मिल जाए तो मैं मैप भी डालने की कोशिश करूंगी ताकि आपको चीज़ें याद रहे। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। सेंसस है, सेंसस अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा पॉपुलेशन किस स्टेट का सबसे ज़्यादा है, किस स्टेट का कम है, ठीक है ना। सो इस तरह के टॉपिक है, फैक्चुअल्स है, रटने वाली जो चीज़ें हैं इनके इम्पॉर्टेंट लिस्ट बना बना के मैं आपके इसमें स्टडी मटेरियल में डाल दूंगी। आपके ऑफलाइन क्लासेस भी चलेंगी लेकिन मटेरियल मैं आपका इसी पे अपलोड करते जाऊंगी, आप देखते जाइएगा, ठीक है। कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन हो तो जैसे अभी तक आप ऐप पे मैसेज कर रहे थे वैसे मैसेज कर देना, आई विल चेक इट आउट, ठीक है। यस अर्पित मैम, सुनामी वेव्स एक बार हिंदी में बोल देना पूरा। हाँ जी रवीना, कंफर्म है, मंडे से ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। क्लियर है? अर्पित हिंदी में मैं पूरा बोलूं? ठीक है। जो सुनामी लहर है समुद्र तल में भूकंप आने पर उत्पन्न होती हैं, ठीक है। गहरे सागर में ये दिखाई नहीं देती हैं क्योंकि इनका वेवलेंथ बहुत अधिक होता है और एम्पलीट्यूड इनकी ऊंचाई बहुत कम होती है। किंतु जैसे जैसे ये लहर सागर के तट की ओर पहुंचती है और सागर की गहराई कम होती है तब इनका वेवलेंथ घटने लगता है और इनकी ऊंचाई बढ़ने लगती है और ये तरंग करीब 30 से 40 मीटर ऊंचाई तक उठ जाती है। इन्हीं ऊंची लहरों को हम सुनामी लहर कहते हैं। सो इज दिस क्लियर? ठीक है अर्पित, चलिए अभी तक जो किया, इज देयर एनी डाउट, कोई कंफ्यूजन? ओके, आप लोगों को कुछ कहना हो तो बोल दीजिए। देखिए क्लास नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी क्लास में हुआ दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो तो कोर है। लेकिन उसके साथ कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, स्टैटिक जीके मैंने बोला था, ठीक है ना। तो जो वो है, जो भी पोर्शन है ये हम आपके स्टडी मटेरियल में अपलोड करते रहेंगे, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, उसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, कुछ नहीं कहना आप लोगों को? चलिए, आपका ज्योग्राफी का एक सेगमेंट तो एटलीस्ट सबका कंप्लीट हो गया, फिजिकल ज्योग्राफी, राइट। इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट पूरा रहता है, दैट वी विल स्टार्ट इन द क्लास, ओके। मैम कल क्लास होगी, अब मंडे से स्टार्ट होगा मोहिनी, ठीक है ना। अब एक क्लास में हम इंडियन ज्योग्राफी शुरू कर दें तो वो ऑर्डर पूरा हो नहीं पाएगा। सो नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे। हाँ, लेकिन आपके मटेरियल अभी अपलोड जो हो रहा है उसको आप देखते जाओ, आज ही से अपलोड कर दूंगी मैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। होप यू ऑल एंजॉयड हियर ऑनलाइन क्लासेस। एंजॉय किया कि नहीं, या ज्योग्राफी ज़्यादा पढ़ के बोर हो गए?
यस आशीष, राधे राधे। ओके, फुल्ली एंजॉय किया। थैंक यू सो मच।